लगाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। उतना अगर आप प्रेशर लगाएंगे रिक्वायर्ड, तो गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर, तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, भले कितना भी प्रेशर लगा दें आप। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है तो आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर क्रिटिकल टेम्परेचर समझिए कि एक हद बताई गई है कि जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो गैस लिक्विफाई इजीली हो जाएगी। तो कुछ गैसेस के, और पुराने जो पीएमसी ने जो लास्ट डेटा पेपर्स दिए थे, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर दिए थे, उसके अंदर ये क्रिटिकल प्रेशर दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर। मतलब क्रिटिकल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का कितना है, या अमोनिया का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, भले आप पढ़कर देखना। ठीक है, तो कुछ जरूर उसको देख लेना, पॉसिबल है कि आ भी सकते हैं आगे। तो अब देखो, पहले है वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स हैं, थ्री 74 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाटर वेपर्स को लिक्विफाई कर सकते हैं, 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मगर आपको प्रेशर देना पड़ेगा कितना, 270, 217 आप प्रेशर लगाएंगे और इतने टेम्परेचर पे आप वाटर वेपर्स को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजीली हो जाएगा बेटा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इतने प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल प्रेशर पे हो जाएगा। और ये तो आप रोजाना होता रहता है हमारे घरों में। देखो, मैंने बताया ना आपको कल कि ठंडे पानी का हम जंग रखते हैं, उसके बाद ड्रॉपलेट लग जाते हैं, क्योंकि उसका पानी का टेम्परेचर लो होता है, और उसी पे जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स है वो लिक्विफाई हो जाते हैं। हालांकि प्रेशर भी हम नहीं लगाते, मगर 374 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और प्रेशर कितना है इसका, 217। इससे लो टेम्परेचर पे आप वाटर वेपर्स को लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है अमोनिया का, और ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पढ़ा है। 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्रिटिकल प्रेशर है अमोनिया का। इसका मतलब है 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। इन दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई क्यों है, दोनों पोलर है बेटा। ये पोलर है जिनकी वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो पोलर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उनको ज्यादा टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई कर सकते हैं, मगर नॉन पोलर गैसेस को ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, 111.5। और उसके बाद फ्रियान गैस है, फ्रियान गैस डाइफ्लोरोकार्बन। बेटा ये नोट कर दो, इसका फार्मूला भी नोट कर दो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं बेटा। जो फ्रिज होता है उसके अंदर ये जो गैस होती है वो फ्रियान गैस इस्तेमाल करते हैं। डाइफ्लोरोकार्बन, डाइफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय भी करती है। ये बेटा जो गैस है ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय भी करती है, फ्रियान गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका जो टेम्परेचर है 111.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना, 39। इस पे लिक्विफाई कर सकते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 31.14, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और प्रेशर कितना लगाएंगे हम, 73। इसमें ये लिक्विफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर इससे कम टेम्परेचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, और प्रेशर भी इतना नहीं लगाना पड़ेगा। मगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, भले कितना भी प्रेशर लगा दो। ऑक्सीजन का देखो माइनस में है बेटा, ऑक्सीजन का माइनस 118 है माइनस में, और प्रेशर कितना, 49। आर्गन का देखो माइनस 122 है, कम है देखो, और प्रेशर कितना लगाएंगे, 48। और नाइट्रोजन का है माइनस 147। तो अब देखो ये सभी नॉन पोलर है, इनके देखो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। ये बेटा नॉन पोलर है, इनके क्रिटिकल प्रेशर जो टेम्परेचर है वो देखो बहुत कम है, माइनस में है।
पोलर गैसेस है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा और नॉन पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा कि वैल्यूज, क्योंकि ये जो रट्टे वाली वैल्यूज हैं ये टेस्ट में भी आ गई हैं। अच्छा, अब आते हैं मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। तो बेटा मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, कि गैस को लिक्विफाई किस तरह करते हैं, कौन सा मेथड है। देखो बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं गैस को लिक्विफाई करने के, मगर एक जो अहम मेथड है वो लेंट्स मेथड होता है। देखो लेंट्स जो मेथड है उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट को यूज किया जाता है। देखो लेंट्स मेथड के अंदर जूल थॉमसन इफेक्ट को यूज किया जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट के जरिए, मेथड के जरिए टेम्परेचर को क्या किया जाता है, लो किया जाता है। देखो जूल थॉमसन जो इफेक्ट है इसके जरिए आप टेम्परेचर को लो कर सकते हैं गैस का। अच्छा, तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है जब हाईली कंप्रेस्ड गैस, वो कहता है हाईली कंप्रेस्ड गैस, जो गैस को आप हाईली कंप्रेस कर देते हैं, हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब आप सडनली एक्सपेंड करेंगे इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर के रीजन में, तो कूलिंग होगी और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ये कहता है हाईली कंप्रेस्ड गैस, एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है जिसको आपने बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया है, उसको अगर सडनली एक्सपेंड करेंगे, सडनली अचानक एक्सपेंड करेंगे इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर के रीजन में, तो क्या होगा, कूलिंग होगी और गैस लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, उनमें एक किस्म की फोर्स और टेंशन बढ़ जाती है। और उसके बाद जब हम उसको सडनली क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर के रीजन में, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर होना चाहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स जो पहले कंप्रेस थे, क्लोज थे, जिनमें टेंशन ज्यादा थी, अब वो दूर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो दूर जाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, दूर जाने के लिए फोर्स और टेंशन को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे से मतलब दूर होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी को यूज करते हैं, वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। जब एवरेज उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो कूलिंग होगी और गैस इस तरह कूल होती है। और ये बार बार प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से टेम्परेचर लो होता जाता है, लो होता जाता है, ताकि गैस लिक्विफाई हो जाती है, गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो बेटा ये है गैस को लिक्विफाई करने का तरीका जो लेंट्स मेथड पर है, और लेंट्स मेथड के अंदर जूल थॉमसन इफेक्ट को यूज किया जाता है, और जूल थॉमसन इफेक्ट टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब उसमें जो जूल थॉमसन जो लेंट्स मेथड है उसमें भी यही होता है कि गैस को कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, गैस को कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अच्छा, उसके बाद उसको सडनली एक्सपेंड करते हैं इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। उसको जब सडनली एक्सपेंड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, और दूर होने के लिए क्योंकि उनमें फोर्स अट्रैक्शन है, और फोर्स अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो कूलिंग होगी। इस तरह ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करके टेम्परेचर को लो करके गैस को लिक्विफाई किया जाता है। तो बस आपको डेफिनेशन याद करनी है, मेथड का नाम याद करना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी इस तरह ही आए थे। देखो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस, लिक्विफिकेशन के मेथड्स। यहाँ पे हमारे बुक में एक ही मेथड दिया गया है, कहता है मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मगर जो अहम मेथड है वो लेंट्स मेथड, बेस्ड अपॉन जूल थॉमसन इफेक्ट। ये नोट कर लो, जो लेंट्स मेथड है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पर बेस्ड है। बेटा लेंट्स मेथड
थॉमसन इफेक्ट पे। और जोल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? कहता है गैसेस का टेम्परेचर को हम लो कर सकते हैं, गैस के टेम्परेचर को हम लो कर सकते हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर हम हासिल कर सकते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट के तहत, जिसमें हम क्या करते हैं कि गैस को पहले कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो जो गैस के मालिक्यूल्स क्लोज थे, करीब थे, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनका टेम्परेचर गिर जाता है और कूलिंग होती है। और बार बार इस तरह प्रोसेस को रिपीट करके टेम्परेचर को लो किया जाता है, लो किया जाता है, ताकि गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। ठीक है, कहता है लोअर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय जोल थॉमसन इफेक्ट। ये क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर। कहता है लोअर टेम्परेचर हम किस तरह हासिल करेंगे? जोल थॉमसन इफेक्ट के तहत। जोल थॉमसन इफेक्ट के तहत गैस के टेम्परेचर को हम लो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है होगा, अकॉर्डिंग टू व्हिच व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस, एक गैस जो कंप्रेस्ड है, हाई प्रेशर पे है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, कंप्रेस्ड है, इज अलाउड टू एक्सपेंड, उसको हम अलो करते हैं टू एक्सपेंड, कि वो जाए एक्सपेंड हो जाए इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, लोअर प्रेशर के रीजन में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो वो क्या होगी, कूलिंग होगी, गैस जो होती है वो कूलिंग होती है, और बार बार रिपीट करने से वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स, कंप्रेस्ड गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आपस में करीब होंगे, क्योंकि गैस तो कंप्रेस है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, करीब होंगे, उनमें फोर्स रोटेशन होगी जो उनको क्या करती है, बाइंड करके रहती है। जब अचानक प्रेशर को, उनको जो गैस को ऐसे रीजन के अंदर एक्सपेंड किया जाता है लो प्रेशर के रीजन में, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर जाना चाहते हैं, और दूर जाने के लिए वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर गिर जाता है और कूलिंग होती है। ठीक है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, सडन एक्सपेंशन होगी थ्रू द नोजल ऑफ द जेट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर नोजल लगा होता है, उसमें से गैस के मालिक्यूल्स को बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो गैस के मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, और फिर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके करते हैं, और जिनकी वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कूलिंग होती है, और फिर गैस लिक्विफाई हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दूर जाना चाहते हैं। इन दिस वे एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी चाहिए, इस तरीके से एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को दूर होने के लिए, और वो एनर्जी कहां से आएगी, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, ओवरकम होने के लिए। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ, ये गैस के मॉलिक्यूल्स खुद अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और उनकी कूलिंग हो जाती है। अच्छा बेटा, ये है उसकी फिगर है, देखो जो लेंस मेथड होता है गैस को लिक्विफाई करने का, देखो लेंस मेथड जिसमें गैस को लिक्विफाई किया जाता है। अब ये फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर यहां से एंटर होती है, यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर जो गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ये एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। बेटा यहाँ पे कंप्रेसर है जो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेशन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट ऑफ कंप्रेशन जिसको कहते हैं। जरा गैस को जब हम कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज जाएंगे, फोर्स रोटेशन बढ़ेगी, तो
एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, तो ये गैस जो कंप्रेस्ड गैस यहाँ पे जाती है, ये देखो ये कंप्रेस्ड एयर जाती है यहाँ पे, ये जा रही है। अच्छा, ये कंप्रेसर है। उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विड यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे एक लिक्विड को यूज किया जाता है। वो क्या करेगा, जो कंप्रेस्ड एयर से हीट रिलीज हुई उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो कंप्रेस्ड गैस है, जिस गैस को आपने कंप्रेस किया तो उसी से जो हीट रिलीज हुई है, उसमें से जो हीट रिलीज हुई है उसको वो लिक्विड क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो हीट ऑफ कंप्रेशन है, कंप्रेशन की वजह से जो हीट रिलीज हुई है उसको वो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड होगा जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो गैस मूव करके आगे जा रही है और स्पाइरल ट्यूब लगी हुई है। स्पाइरल ट्यूब देखो, ये इस तरह का स्पाइरल ट्यूब है और यहाँ से ये नोजल है, इसमें से गैस बाहर निकलती है। इसमें से गैस क्या होती है, बाहर निकलती है और यहाँ पे प्रेशर उसका 1 एटमॉस्फेयर होगा और यहाँ पे प्रेशर इसका 200 एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे प्रेशर इसका क्या है, 200 एटमॉस्फेयर है। हाईली कंप्रेस्ड गैस है ये। जो बेटा एयर, फ्रेश एयर है, कंप्रेसर होगा जो उसको कंप्रेस करेगा और उसके बाद हीट ऑफ कंप्रेशन जो होगी, कंप्रेस करने से जो हीट रिलीज होगी वो इसको एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। हीट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये गैस जाएगी, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, स्पाइरल ट्यूब है। उसके बाद ये नोजल है, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा बहुत। इस एरिया में प्रेशर क्या होगा, लो होगा। गैस के मालिक्यूल जैसे बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे से वो दूर जाना चाहेंगे, दूर होने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो गैस की क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कूलिंग होगी और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा, जो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, जो लिक्विड गैस उसको कलेक्ट करेंगे, लिक्विड एयर को कलेक्ट करेंगे और जो लिक्विड एयर का मतलब जो अभी तक लिक्विफाई नहीं हुई है वापस जाएगी। ये वापस जाएगी इसके अंदर, वापस कंप्रेसर के अंदर, वापस कंप्रेसर के अंदर, तो वापस उसको दोबारा कंप्रेस किया जाएगा दोबारा। मगर ये जो गैस होगी जो कंप्रेसर की तरफ जा रही है तो ऑलरेडी कूल है, वो जो फ्रेश एयर को भी कूल कर देगी। बेटा देखो यहाँ पे कुछ गैस तो लिक्विफाई होगी, कुछ लिक्विड एयर बन गई, मगर जो लिक्विड एयर नहीं बनी है वो वापस कंप्रेसर के अंदर जाएगी। कंप्रेसर के अंदर दोबारा उसको कंप्रेस किया जाएगा। मगर अब क्या होगा, जो फ्रेश एयर आ रही है जब उसके साथ ये जो एयर मिलेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर एयर का कम है, तो वो जो फ्रेश एयर को भी थोड़ा कूल कर देगी, उसको दोबारा कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेशन के बाद जो हीट रिलीज होगी उसको ये लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आगे जाएगा इसके अंदर, ये स्पाइरल ट्यूब है इसके अंदर और यहाँ पे नोजल लगा हुआ है। यहाँ से गैस के मालिक्यूल जो वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये रीजन है लो प्रेशर वाले रीजन में वो जैसे ही दाखिल हो गई ये गैस, ठीक है, तो गैस के मालिक्यूल दूर होने चाहिए और फिर क्या होगा, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा और कूलिंग होगी और इस तरीके से बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा, बार बार ये प्रोसीजर रिपीट होगा और इस प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, गैस को लिक्विफाई करेंगे। मगर इस तरीके से हीलियम और हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होंगे। नोट कर, हीलियम गैस को और हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, बाकी गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। देखो बेटा, हीलियम और हाइड्रोजन तरीके से लिक्विफाई नहीं होगी, इसका मतलब है जो लैंड्स मेथड है उसके तहत हीलियम और जो हाइड्रोजन है वो लिक्विफाई नहीं होंगे। ये कहता है लैंड्स मेथड, जो लैंड्स मेथड है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पर बेस्ड है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट एज द बेस ऑफ लिक्विफिकेशन, और इसके लिए जो एपरेट्स हम यूज करते हैं फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस अवेयर इट इज कंप्रेस्ड टू अबाउट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। गैस को हम क्या करते हैं, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं। जो एयर होगी या गैस होगी उसको 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं।
उसके बाद पास किसमें से करते हैं, थ्रू वाटर, वाटर में से पास करते हैं, और उसके बाद कंप्रेस करते हैं। जो हीट ऑफ कंप्रेशन है इज रिमूव। बेटा जो कंप्रेशन की वजह से हीट रिलीज होगी, क्योंकि जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो हीट रिलीज होगी, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, अट्रैक्शन पैदा होगी, और अट्रैक्शन जब पैदा होगी तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। और हीट ऑफ कंप्रेशन के लिए रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यूज होता है। बेटा रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यूज होता है। सॉल्यूट पास थ्रू ए स्पाइरल पाइप हैविंग ए जेट, उसमें स्पाइरल पाइप लगा हुआ, ये जेट भी है। व्हेन एयर कम्स आउट ऑफ द जेट, जब एयर जेट में से बाहर निकलेगी तो सडन एक्सपेंशन होगी। सडन क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन। ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी फ्रॉम 200 एटमॉस्फेयर टू 100 एटमॉस्फेयर। यहाँ इसका प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है, और इसका प्रेशर क्या है, 200 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगी, और जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जो गैस है वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। टेम्परेचर गिरेगा और गैस लिक्विड में तब्दील होगी। मगर इस तरीके से आप हीलियम को और हाइड्रोजन को कंपेयर मतलब लिक्विफाई नहीं कर सकते। नोट कर दो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लेंट्स मेथड के तहत कौन सी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। बेटा हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होगी। देखो हाइड्रोजन को और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते, नोट कर दो, लिखा भी है, बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें बुक में या फेडरल की बुक में, मगर एक जगह लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते आप। किसके मेथड, लेंट्स मेथड के तहत। तो अब देखो जोल थॉमसन इफेक्ट को याद कर लो, डेफिनेशन, ठीक है, कि जब कंप्रेस्ड गैस को आप सडनली एक्सपेंड करते हैं इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो गैस जो होती है वो कूल हो जाती है, और इस तरीके से गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। हाँ ये लिखा हुआ है देखो, बेटा ये लिखा हुआ है, दिस कूल्ड एयर गोज अप। अच्छा अब देखो जो गैस कूल हो गई है, देखो जो गैस कूल हो गई है वो नीचे चली जाएगी, जो लिक्विड में तब्दील हो गई है। जो लिक्विड में तब्दील नहीं हुई है वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी वापस कंप्रेसर के अंदर, जहां पे इसको दोबारा कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करके वापस इसको इस पाइप के जरिए जाएगी, जहां पे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद दोबारा इस स्पाइरल ट्यूब में से पास होगी, दोबारा इसकी क्या होगी, सडन एक्सपेंशन होगी, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर गिरेगा, इस तरह गैस को लिक्विफाई करेंगे। मगर ये प्रोसेस रिपीटेशन होगी, बेटा रिपीटली यूज हो जाता है, होता रहेगा। तो कहते हैं द कूल्ड एयर गोज अप एंड पुट्स द इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर, जो दोबारा जाएगी कंप्रेसर के अंदर, और जो कंप्रेस्ड एयर होगी इसको वापस उसकी कूलिंग हो जाएगी। इट रिटर्न्स टू द कंप्रेशन पंप, वापस जाएगी किसके अंदर, कंप्रेशन पंप के अंदर। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मतलब ये बार बार प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा, और बार बार रिपीट करके उसके टेम्परेचर को लो करके उसको लिक्विफाई करेंगे। दिस लिक्विड इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेंशन चैम्बर। ऑल गैस लिक्विफाइड एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, सारी गैस लिक्विफाई हो जाएगी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के बगैर अलावा। अच्छा अब आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। बेटा आइडियल गैस वो होती है द गैस व्हिच ओबे ऑल गैस लॉज,
ऐसी गैस जो सारे गैस लॉज को ओबे करे एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ को भी ओबे करे, चार्ल्स लॉ को भी ओबे करे, एवोगाड्रो लॉ को भी ओबे करे, जनरल गैस इक्वेशन उसको भी ओबे करे, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, हर टेम्परेचर प्रेशर पे उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। और जो बेटा रियलिटी में ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो इतनी परफेक्ट हो, रियलिटी के अंदर इतनी कोई परफेक्ट गैस है ही नहीं। जितने भी गैसेस हैं बेटा वो लो टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उनमें एक फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करते। जितने भी रियल गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, ऑक्सीजन है, जितनी भी रियल गैसेस हैं वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस लॉज को ओबे नहीं करती, ठीक है, उनसे डेविएट करती है, उनमें डेविएशन आता है, उनमें डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है। मगर आइडियल गैस का मतलब है ये ख्याली गैस है, ये हाइपोथेटिकल गैस है, ये सारे लॉज उसी पर बनाए गए हैं। देखो ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन जो बेटा बनाए गए हैं ये आइडियल गैसेस पे बनाए गए हैं और फिर उनको अप्लाई किया गया रियल गैसेस पे। जब उनको अप्लाई किया जाता है रियल गैसेस पे तो रियल गैसेस उनको ओबे करती है कुछ कंडीशंस पे। रियल गैसेस की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो कुछ कंडीशन में वो ओबे करती है और कुछ कंडीशन वो ओबे नहीं करती। तो आइडियल गैस जो है ऐसी गैस को कहा जाता है जो सारे गैस लॉज को ओबे करे। द गैस ओबे ऑल गैस लॉज। ठीक है, जनरल गैस लॉ जिसमें हम जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं, द गैस व्हिच ओबे ऑल गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे, मतलब कितना टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, वो जो गैस होती है वो ओबे करती है सारी गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को। क्योंकि एक्चुअली ये जो लॉज बनाए गए वो आइडियल गैस पे बनाए गए। तो आइडियल गैस एक्चुअली हाइपोथेटिकल है बेटा, फर्जी है। इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ फर्जी गैस पे बनाए गए और फिर उनको ओबे किया गया हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, हीलियम पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, मीथेन पे। तो पता चला कि ये गैस ओबे करती है इन लॉज को बेटा, ये गैसेस ओबे करती है रियल गैसेस जिनको हम कहते हैं नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस, मगर उनके लिए कुछ कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को ओबे करती है। ठीक है, तो अब आते हैं तो नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। द गैस all gas laws at high temperature and low pressure। बेटा जो रियल गैस है वो ओबे करती है इन लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को या जनरल गैस इक्वेशन को, मगर कंडीशन क्या है उसकी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ओबे करेंगे। इसका मतलब है रियल गैस और आइडियल गैस दोनों एक जैसी हो जाती है। रियल गैस का बिहेवियर और आइडियल गैस का बिहेवियर हो जाता है एक जैसा।
कौन सी कंडीशन पे? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो भी आइडियल जैसा बिहेव करती है। मतलब हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे जो रियल गैस है और आइडियल जैसा बिहेव करती है। अब आते हैं कि इनमें फर्क क्या है। बेटा रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क किसका है, कौन सा डिफरेंस है? देखो रियल गैस और आइडियल गैस में जो फर्क है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में एक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बेटा जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको कहते हैं वीक फोर्स, और जिसकी वजह से जो रियल गैस है वो डेविएट करती है, डिफरेंट बिहेवियर शो करती है आइडियल गैस से। हाँ, अब क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं और प्रेशर को हम हाई करते हैं, बेटा टेम्परेचर को हम लो कर देते हैं और प्रेशर को हम हाई कर देते हैं। जब हाई प्रेशर होगा तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। जब प्रेशर को हम हाई करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, और टेम्परेचर को लो करेंगे तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी तो ना बॉयल्स लॉ को ओबे करेंगी, ना चार्ल्स लॉ को ओबे करेंगी, ना जनरल गैस को ओबे करेंगी। इसका मतलब है जो रियल गैस है लो टेम्परेचर पे, बेटा टेम्परेचर को लो करेंगे और प्रेशर को हम हाई करेंगे तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस जो इक्वेशन है, ये जनरल गैस लॉ है, उसको ओबे नहीं करेगी रियल गैस, जबकि आइडियल गैस ओबे करेगी। क्योंकि आइडियल गैस के अंदर दो चीजें हैं, पोस्टुलेट्स हैं उसके, 8 में से 2 पोस्टुलेट्स हैं जो फॉल्टी है। एक बात कि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूल का पोस्टुलेट था। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। बेटा एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, एक पोस्टुलेट है जो काइनेटिक मॉलिक्यूल का फॉल्टी पोस्टुलेट है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। गैस का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है, न होने के बराबर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, गैस का वॉल्यूम जो है न होने के बराबर है जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। बेटा देखो गैस के मॉलिक्यूल जब दूर दूर है, एक दूसरे से दूर है, तो समझे उनका वॉल्यूम न होने के बराबर है। ये कंटेनर है और गैस के मॉलिक्यूल्स देखो दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड है। तो हम कह सकते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वो न होने के बराबर है टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। मगर जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे हम, और मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो उनके वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखो जब गैस को आप कंप्रेस कर देंगे, अब देखो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए, करीब आ गए, अब इनका वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल नहीं है। इसका मतलब है हाई प्रेशर पे, बेटा जब प्रेशर हाई होगा उस पे गैस का जो वॉल्यूम होगा वो, गैस का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल नहीं होगा। लो प्रेशर पे कह सकते होगा, यहाँ पे प्रेशर लो है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है, और तो यहाँ पे प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल नहीं होगा। अच्छा जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा होगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी तो इसका मतलब है वो लॉस को ओबे भी नहीं करेगी गैस पे। हाँ अब देखो आइडियल गैस के मुताबिक ये होता है कि आप गैस को आप कंप्रेस करते हैं, जब बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब आप प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है। ठीक है, प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ होगा, प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ होता जाएगा, हाफ होता जाएगा। मगर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब प्रेशर को तो आप डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ नहीं होगा। बेटा यहाँ पे तो ठीक है, प्रेशर को डबल किया वॉल्यूम हाफ हो गया,
प्रेशर को डबल किया, दोबारा डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रेशर को दोबारा डबल किया। इसका मतलब डबल करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, एक ऐसी पॉइंट आएगी जो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाएंगे जो प्रेशर को तो डबल करेंगे मगर वॉल्यूम रिड्यूस हाफ नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब करीब आ गए हैं। अब मजीद उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इतने क्लोज आ चुके हैं। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ चुके हैं, अब मजीद इनको कंप्रेस हम नहीं कर सकते इतना ज्यादा। प्रेशर तो बढ़ाएंगे मगर वॉल्यूम हाफ नहीं होगा। इसका मतलब है फिर पीवी इज के भी नहीं होगा, जो पीवी इज इक्वल टू के है वो नहीं आएगा, जो कहता है प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम हाफ होता है। तो बॉयल्स लॉ जो है वो रिजल्ट नहीं देगा, और फिर जो चार्ल्स लॉ है वो भी रिजल्ट नहीं देगा, आपको उतनी रिजल्ट नहीं मिलेगी, या जनरल गैस इक्वेशन उतनी रिजल्ट नहीं देगी। तो इसका मतलब है जो रियल गैसेस हैं उनकी बेटा लिमिटेशंस हैं, उन पे वो ओबे करती हैं, इन कंडीशन पे वो ओबे करेंगी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जब टेम्परेचर हाई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर होंगे। और जब दूर होंगे तो उनका वॉल्यूम न होने के बराबर होगा, न होने के बराबर होगा, उसका बिहेवियर आइडियल गैस जैसा होगा, और फोर्स ऑफ भी नहीं होगी, लो प्रेशर पे फोर्स ऑफ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है वो रियल गैस आइडियल जैसी बन जाएगी। तो देखो रियल गैसेस, बेटा रियल गैसेस we have ideal gases, जो रियल गैस का बिहेवियर है वो आइडियल गैस जैसा ही है। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है उस पे जो रियल गैस है वो आइडियल जैसी हो जाएगी। क्यों? रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो खत्म हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। बेटा देखो रियल गैस और आइडियल गैस में फर्क किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर दें तो रियल गैस आइडियल जैसी बनेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कौन करेगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। और लो प्रेशर भी, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और अट्रैक्शन होगी नहीं, और रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करेंगी और ओबे करेंगी सारे गैस लास्ट। मतलब इन कंडीशन पे जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस जैसी हो जाती है। बेटा ये कंडीशन वो है जहां पे रियल गैस आइडियल जैसी बन जाती है, और रियल गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगी तो रियल और आइडियल में फर्क नहीं रहेगा। अच्छा उसके बाद है रियल गैस डेविएट, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एंड रियल गैस डेविएट कब करेगी, रियल गैस का बिहेवियर डिफरेंट कब होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे। क्यों भाई, क्योंकि टेम्परेचर को लो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी, गैस की मोशन भी लो हो जाएगी, मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब है वो आइडियल गैस से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स अट्रैक्शन होती नहीं, तभी तो ओबे कर रहे हैं सारे लॉज को। अच्छा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर को आप हाई रखेंगे, बेटा जो प्रेशर है उसको आप जब हाई रखेंगे, हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, और फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और जब फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगी तो रियल गैस डेविएट करेगी। और जितना लो में लो टेम्परेचर होगा और हाई में हाई प्रेशर होगा उतना डेविएशन बढ़ेगा। बेटा डेविएशन का मतलब है डिफरेंस बढ़ जाएगा रियल गैस और आइडियल गैस में। तो डिफरेंस कब बढ़ता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो देखो क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम डेविएशन, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बेटा
maximum deviation of real gases from ideal behavior? Maximum deviation. अब क्वेश्चन एक है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। दूसरा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेयर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 एटमॉस्फेयर। डी जो होगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 एटमॉस्फेयर। बेटा कंडीशन क्या है? लो में लो टेम्परेचर और हाई में हाई प्रेशर। डेविएशन मैक्सिमम होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर को लो करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी उनमें। और हाई में हाई प्रेशर होगा तो भी ऐसे होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और रियल गैस होगी वो डेविएट करेगी। तो मैक्सिमम डेविएशन होगा इस कंडीशन में। बेटा ये कंडीशन क्या है? डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इससे टेम्परेचर और लो करेंगे तो डेविएशन और बढ़ेगा। हाँ, अब आती है कौन सी गैसेस जो होती है वो ज्यादा डेविएट करेंगी और कौन सी गैसेस कम डेविएट करेंगी। बेटा डेविएशन का काज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो रियल गैस और आइडियल गैस में जो डेविएशन का काज है वो एक्चुअली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में ज्यादा है तो डेविएशन ज्यादा हो, जिस तरह वाटर वेपर से वो ज्यादा डेविएट करते हैं। किसे? आइडियल गैस से। वाटर वेपर्स जो होते हैं इजीली लिक्विफाई भी हो जाते हैं। वाटर वेपर्स को लिक्विफाई करना भी आसान है, तो इसका मतलब है जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो ज्यादा डेविएट करेगी। तो जो पोलर गैसेस हैं डेविएट मोर। बेटा जो पोलर गैसेस हैं डेविएट करती है ज्यादा। किसे? आइडियल बिहेवियर से। डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट करेंगी, जैसे वाटर वेपर्स, अमोनिया, HCl या HF। ठीक है, क्योंकि ये पोलर है। बेटा पोलर ज्यादा डेविएट करेंगी। और नॉन पोलर डेविएट तो करेंगे मगर लेस डेविएट करेंगे, क्योंकि उन्हें फोर्स अट्रैक्शन नहीं है। तो काज जो मेन है वो फोर्स अट्रैक्शन है, जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है मगर आइडियल में नहीं होती। जैसे हीलियम है, लेस डेविएट करती है, सबसे लेस डेविएट हीलियम करती है। उसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। बेटा ये नॉन पोलर है, ये लेस डेविएट करेंगे। तो क्वेश्चंस आए हुए पुराने पेपर्स के अंदर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेविएट मोर, कि कौन सी गैस जो ज्यादा डेविएट करती है और कौन सी गैस जो लेस डेविएट करती है। क्वेश्चन आ जाता है वो डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल गैस। HCl, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो उसका सही जवाब हीलियम होगा, वो HCl होगा। और लेस डेविएट जो लेस डेविएट करेगी वो हीलियम, सबसे कम। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा लेस डेविड हीलियम करती है। तो देखो मेन काज जो डेविएशन का है वो बेटा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो जो रियल गैस और आइडियल गैस में जो मेन काजेस हैं डेविएशन के, वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के जो बेटा दो पोस्टुलेट्स हैं, दो पोस्टुलेट जो फॉल्टी हैं, एक गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल, जो गैस का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। बेटा दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं और जिनकी वजह से ये जो रियल गैसेस हैं वो पीवी एनआरटी को ओबे नहीं करेंगी हर कंडीशन पे। पीवी एनआरटी आइडियल गैस को, मतलब ये जो पीवी एनआरटी है बेटा ये वेल्ड है आइडियल गैसेस के लिए। पीवी एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये वेल्ड भी है आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस को ओबे करेंगे इस फार्मूले को, मगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को ओबे करते हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। क्योंकि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स अट्रैक्शन नहीं होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और फिर हम कहते हैं कंसीडर करते हैं वॉल्यूम भी निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, फिर उनका जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। मगर जब प्रेशर को हम हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं, फिर वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें पैदा हो जाती है और फिर वो रियल गैसेस जो होती है वो डेविएट करते हैं आइडियल गैसेस से। अब देखो एक ग्राफ है, फॉर्मूला है पीवी एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनआरटी, जवाब आएगा 1। क्यों? इनकी वैल्यू बराबर है ना बेटा, पीवी की वैल्यू एनआरटी के बराबर है। अगर पीवी की वैल्यू 10 है तो एनआरटी की वैल्यू भी क्या होगी? 10 होगी, जवाब 1 आएगा। तो पीवी अपॉन एनआरटी किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड से शो करते हैं 1 बेटा, ये जेड से शो करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो 1 के बराबर होगा, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए बेटा पीवी बराबर होता है एनआरटी पर, हर कंडीशन पे, कोई भी कंडीशन हो तो पीवी बराबर होगा एनआरटी के, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको जेड कहते हैं वो 1 के बराबर होगा आइडियल गैस के लिए। मगर रियल गैस के लिए नहीं होगा ऐसा। रियल गैस में कब जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, तो जेड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। फॉर रियल गैसेस बेटा कुछ ऐसी टेम्परेचर प्रेशर की रीजन्स होंगी जहां पे जेड की वैल्यू 1 ही होगी। रियल गैस की भी, आइडियल गैस वैसे भी 1 है। और कुछ रीजन ऐसी होंगी जिसमें वैल्यू जेड की वैल्यू, रियल गैस की वैल्यू क्या होगी? 1 से भी कम हो जाएगी, 1 से भी लेस होगी। और कुछ ऐसी रीजन है जिससे 1 से ज्यादा हो जाएगी। अब देखो एक ग्राफ है, यह है प्रेशर बेटा, ये प्रेशर है, ये प्रेशर की वैल्यू है, और ये है पीवी अपॉन एनआरटी जिसको हम कहते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेटा देखो पीवी एनआरटी जेड जो किसके बराबर? 1 के बराबर है। और आइडियल गैस कांस्टेंट है,
प्रेशर कितना भी हो बेटा, प्रेशर की वैल्यू कोई भी हो, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, जो जेड की वैल्यू होगी 1 होगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। मतलब पीवी अपॉन एनआरटी का जो जवाब है वो कांस्टेंट है। पीवी अपॉन एनआरटी किसके बराबर है? जेड के बराबर है, जो 1 के बराबर होगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। और जो रियल गैसेस हैं वो इसको ओबे भी करती है कुछ कंडीशन तक। अब देखो जैसे हीलियम है, ओबे कर रही है इसको बेटा। हीलियम लो प्रेशर पे देखो उसको ओबे कर रही है। ये जो लाइन हीलियम की है, ये जो रेड लाइन है हीलियम की, ओबे कर रही है ना लो प्रेशर पे। और जब प्रेशर हाई होगा तो फिर इनमें थोड़ी सी डेविएशन आएगा, फर्क आएगा थोड़ा सा। इसका मतलब बहुत हाई प्रेशर पे थोड़ा फर्क आ गया, लो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब लो प्रेशर पे हीलियम आइडियल जैसा बिहेव करेगी, लो प्रेशर पे हीलियम जो बिहेव करेगी वो आइडियल जैसा बिहेव करेगी। मगर हाई प्रेशर पे इसका बिहेवियर फर्क हो गया, क्योंकि प्रेशर जब हाई करेंगे हम तो हीलियम के मार्कर्स क्लोज आएंगे, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और फिर डेविएट करेगी और उसकी वैल्यू जेड से बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा? हाइड्रोजन को देखें, ये और ज्यादा डेविएट कर रही है। शुरू में इसका भी वही है बेटा। शुरुआत में देखो इनिशियल जब प्रेशर लो है ना, तो हीलियम भी और हाइड्रोजन दोनों उनका बिहेवियर आइडियल जैसा है, तो उनका बिहेवियर आइडियल जैसा है। मगर हाई प्रेशर पे देखो, हाई प्रेशर, ये प्रेशर हाई हो रहा है आगे, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हाई प्रेशर पे इनमें देखो फर्क आ रहा है। अब ऐसे नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन की वैल्यू लो प्रेशर पे क्या हुई है? थोड़ी कम हुई है जेड की वैल्यू, और हाई प्रेशर पे बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, इसका मतलब है ज्यादा डेविएट कौन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जेड की वैल्यू 1 से लेस भी है बेटा, लेस देन 1 भी है, और ये 1 के बराबर भी हुई है, और उसके बाद 1 से ज्यादा भी हुई है। तो देखो सबसे ज्यादा जो जो रियल गैस आइडियल के क्लोज है वो बेटा हीलियम है। हीलियम इतना डेविएशन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन में भी इतना नहीं है, मगर हीलियम के मुकाबले में हाइड्रोजन फिर भी डेविएट कर रही है। मगर नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखो जेड से कम भी है और जेड से ज्यादा भी है। तो ये देखो रियल गैस और आइडियल गैस में डेविएशन, डेविएशन कब आया? हाई प्रेशर बेटा। डेविएशन कब आया है? हाई प्रेशर पे डेविएशन बढ़ेगा, मतलब प्रेशर जितना हाई होगा तो डेविएशन उतना बढ़ जाएगा रियल गैस। तो जो देखो मेन काज है डेविएशन की जो रियल गैस और आइडियल गैस में है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना गैस ज्यादा डेविएट करेगी, जितनी फोर्स अट्रैक्शन लेस है डेविएशन भी उतना लेस है। तो देखो हीलियम में लेस डेविएशन है क्योंकि हीलियम नॉन पोलर है और उसका बिहेवियर ज्यादा आइडियल के क्लोज है। अगर हम कहते हैं आइडियल के क्लोज कौन सी गैस है, सबसे जो ज्यादा क्लोज है वो हीलियम है, जो सबसे ज्यादा आइडियल के क्लोज है। और इन चारों गैस में सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें पूछा जाए, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर यही है बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखो ज्यादा जो डेविएट कर रही है वो CO2 कर रही है और जो लेस डेविएट कर रही है वो हीलियम है, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ टेम्परेचर और मुख्तलिफ प्रेशर पे बेटा, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे और मुख्तलिफ प्रेशर पे इनमें डेविएशन किस तरह है? हाई टेम्परेचर पे लेस डेविएशन बेटा, हाई टेम्परेचर पे देखो डेविएशन लेस होगा और लो टेम्परेचर पे डेविएशन हाई होगा, ठीक है।
इसका मतलब है लो टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस होगी वो ज्यादा डिग्रेड करेगी और हाई टेम्परेचर पे लेस डिग्रेड करेगी। हाई प्रेशर पे डेविएशन ज्यादा होगा और लो प्रेशर पे डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो बाकी कल हम डिस्कस कर लेंगे।